भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का आज हरिद्वार दौरा। पतंजलि योगपीठ के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। योग भवन में लोगों को भी करेंगे संबोधित। आज होगी त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक। कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। सीएम आवास पर प्रस्तावित है मीटिंग। ऋषिकेश में आयकर विभाग की देर रात तक जारी रहेगी छापेमारी। 4 बिल्डरों के अलग अलग ठिकानों पर रेड से हड़कंप। हो सकता है बड़ा खुलासा। NH-74 भूमि मुआवजा घोटाले में आईएएस पंकज पांडे को सता रहा गिरफ्तारी का डर। हाईकोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत। आज हो सकती है सुनवाई। टिहरी से केदारनाथ के लिए निकले ट्रैकिंग दल का मिला सुराग। सभी सदस्य आज पहुंचेंगे घुत्तू। दल में IIT रुड़की के 19 छात्र थे शामिल। शराब पीकर रेल यात्रा करने वाले हो जाएं सावधान। पकड़े जाने पर पहुंच सकते हैं सलाखों के पीछे। प्लेटफॉर्म पर फैलाई गंदगी तो भरेंगे जुर्माना। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हमारी पहुंच, आपकी ताकत। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हरिद्वार दौरे पर आ रहे हैं, जहां पतंजलि योगपीठ के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। और अमित शाह के कार्यक्रम की जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि क्या कुछ ये कार्यक्रम अमित शाह का आज रहने वाला है। अमित शाह का हरिद्वार का दौरा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का हरिद्वार का दौरा। 2 दिन के हरिद्वार दौरे पर अमित शाह आचार्य कुलम के कैंपस का उद्घाटन करेंगे। पतंजलि योग भवन में कर्मचारियों को वहां पर संबोधित करेंगे। अमित शाह पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी भ्रमण करेंगे। 28 सितंबर को योगाभ्यास और हवन कार्यक्रम में शामिल होंगे। फूड पार्क योगाग्राम का भी दौरा अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हरिद्वार पहुंच रहे हैं। यहां भाजपा के अध्यक्ष आचार्य कुलम के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह योग भवन में लोगों को संबोधित भी करेंगे। अमित शाह के पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के भ्रमण का भी कार्यक्रम है। तो अमित शाह आज आचार्य कुलम के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आचार्य कुलम के नए परिसर की ये तस्वीरें हैं। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का भ्रमण भी अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। हम बहुत नो लॉस नो प्रॉफिट पर सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर इसको चला रहे हैं। और जो अत्यंत गरीब हैं, तो गरीबी उनके विकास में बाधा ना बने, इसलिए उन प्रतिभावान बच्चों के लिए 25% से लेकर के 75% और अपवाद रूप में 100% तक भी हमने छूट रखी। CBSE का इंग्लिश मीडियम का ये स्कूल है हमारा, और इसमें संस्कृत अनिवार्य है। वेद मंत्र पाठ कराते हैं हम, सुबह योग कराते हैं, डेली हवन कराते हैं, संध्या उपासना कराते हैं, गायत्री ओंकार का जप कराते हैं। तो ये पूरा जो हमारा गुरुकुलीय सिस्टम था, उसका ये समझ लो ये मॉडर्न वर्जन है। माने इसमें स्पिरिचुअलिटी और साइंस का, आध्यात्मिकता और आधुनिकता का दोनों का संगम है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हरिद्वार में आ रहे हैं, जहां पतंजलि योगपीठ के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रदेश नेतृत्व को अमित शाह के दौरे की जानकारी दे दी गई है। हालांकि आज की भाजपा की संयुक्त मोर्चा कार्य समिति की बैठक भी हरिद्वार में हो रही है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी एक बैठक होगी, लेकिन बैठकों में अमित शाह के जाने का कोई कार्यक्रम फिलहाल नहीं है। अलबत्ता सीएम और प्रदेश भाजपा के नेता उनसे मुलाकात करेंगे। इस बात की जानकारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने दी है। यदि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्यक्रम में आने की इच्छा जताई, तो वहाँ भी हम चाहेंगे कि 5 मिनट के लिए आके अपना आशीर्वाद दें। अगर नहीं इतना समय होगा तो उसमें कोई बात नहीं। सर, क्या विजन 2019 की तैयारी से जोड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दौरे को देखा जा सकता है, या उनका कुछ अलग कार्यक्रम? वो पतंजलि योगपीठ का कोई कार्यक्रम है अंदर का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं तो फिर सारी चीज़ों को आप, जाहिर सी बात है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे तो कुछ न कुछ वार्ता तो होगी ही होगी। तो मुख्यमंत्री जी और मंत्रियों और सांसदों को भी बुलाया गया है बैठक में? नहीं, किसी को नहीं बुलाया है। और बातचीत करने के लिए किशोर रावत हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। किशोर,
कितने बजे अमित शाह पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, और साथ ही साथ जिस तरीके से बीजेपी की बैठक भी है तो क्या उसमें भी अमित शाह जा सकते हैं? देखिए, आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करीबन 11 बजे के उनका जो आचार्यकुलम में एक कार्यक्रम है पतंजलि योगपीठ का, वहाँ पर एक इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं आचार्यकुलम का। हालांकि वो जो भाजपा की संयुक्त मोर्चा की कार्य समिति की बैठक है उसमें शामिल नहीं रहे, लेकिन संभवतः ये जरूर माना है कि सीनियर लीडरशिप और खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र रावत उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन अमित शाह का जो कार्यक्रम है उसमें वो आचार्यकुलम का उद्घाटन करेंगे। वहाँ पर जो परिसर है पतंजलि का, और कि जिस तरीके से पुरानी पद्धति से वहाँ पे लोग जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाता है, किस तरीके से वहाँ पर स्वदेशी का उपयोग किया जा रहा है, तो उस पूरे परिसर का वो निरीक्षण भी करेंगे। और उसके बाद वो रात वहीं रुकेंगे और अगले दिन ये कहा जा रहा है कि वो हवन में भी हिस्सा लेंगे। और इसके साथ ही जो पतंजलि के तमाम जो लोग हैं या तमाम जो पार्टी के लोग हैं, कुछ खास ही लोग हैं, वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनसे वो वार्ता करेंगे, उनको संबोधित भी करेंगे। और दूसरा जो कार्यक्रम है वो भाजपा संयुक्त मोर्चा कार्य समिति की जो बैठक है, इसलिए महत्वपूर्ण है, कारण यही है कि लोकसभा के चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, मुश्किल से 8 महीने रह गए हैं और इसको देखते हुए पार्टी लगातार तैयारी कर रही है। और हरिद्वार एकमात्र ऐसी जगह है जहां से एक एजेंडा जो सेट होता है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी जिस लाइन पे चलती है, पार्टी लाइन पे चलती है, तो कहीं ना कहीं उस वहाँ पर तमाम लोगों से बात की जाएगी। और तमाम जो कार्यकर्ता है, करीबन 230 के करीब जो संयुक्त मोर्चा प्रदेश संयुक्त मोर्चा कार्य समिति के जो कार्यकर्ता है वो वहाँ पर पहुँचेंगे। उनको टिप्स दिए जाएंगे कि किस तरीके से चुनाव में जाना है और किस तरीके से चुनाव को लड़ना है। तो इसमें भाजपा की जो सीनियर लीडरशिप है उसमें श्याम जाजू प्रदेश प्रभारी है, ऐसा भी माना जा रहा है कि शिव प्रकाश भी पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचेंगे, प्रदेश अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो लगातार पार्टी चुनावों की तैयारी पे आगे बढ़ रही है और इस मद्देनजर से जो बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अमित शाह की बात करें तो हालांकि ये दोनों चीज़ें, हालांकि अमित शाह इस बैठक में आएंगे नहीं, लेकिन ये ज़रूर माना जा रहा है कि दोनों कहीं ना कहीं अमित शाह का दौरा और पार्टी की जो बैठक है, उन दोनों का जो मकसद है वो 2019 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी पे नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। किशोर रावत हमारे संवाददाता हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए थे। आज कैबिनेट की अहम बैठक है जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल होंगे। इनके आवास पर यह बैठक होगी जहां कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक सुबह 8 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होनी है। इन्वेस्टर समिट से पहले इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीति में ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब दो विरोधी दलों के नेता एक साथ नजर आएं, और मामला तब और खास हो जाता है जब विरोधी भी कभी अपने रहे हों। देहरादून के सीजेएम कोर्ट में ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक साथ नजर आए। दरअसल पूर्व कांग्रेसी और अब मौजूदा सरकार में मंत्री यशपाल आर्य और सुबोध उनियाल कोर्ट पहुंचे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, दिनेश अग्रवाल और राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा भी पेशी पर आए। मामला 2009 में विधानसभा घेराव का था। कोर्ट ने 26 में से 24 नेताओं पर आरोप तय कर दिए हैं और अब अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। जहां तक प्रश्न इस बात का कि हम विधानसभा घेराव के लिए क्यों गए थे, तो निश्चित रूप से हम जनहित के मुद्दों को लेकर के गए थे। देखिए, ये राजनीति का एक हिस्सा है। एक सिंबॉलिक विरोध कोई भी दल होता है जो सत्ता में है, वो विपक्ष का विरोध करता है, सिंबॉलिक विरोध होता है। और मैं समझता हूँ इस पे इस तरह में ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराएं हैं कि सरकार को चेताने के लिए। पूरा मामला ये था कि उस समय विधानसभा सत्र चल रहा था। तो विधानसभा सत्र के दौरान ये लोग अपने एक मोब बनाकर विधानसभा सत्र के घेराव करने गए और उस पर जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। ऋषिकेश में आयकर विभाग ने 4 बिल्डरों के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। कल सुबह से चल रही अधिकारियों की कार्यवाही देर रात भी जारी रही। आपको बता दें कि बिल्डर गोपाल सती, सौरभ बंसल, संजय व्यास और रवि अग्रवाल के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। चारों बिल्डर पार्टनरशिप में बिल्डिंग बनाते हैं। चारों के घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई से बड़े खुलासे की उम्मीद है। देहरादून में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। एसटीएफ ने होटल में छापेमारी कर 4 युवतियों को रेस्क्यू कराया। वहीं 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया गया है। सभी युवतियां नेपाल मूल की रहने वाली हैं। पटेल नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है।
राज्य के चर्चित NH-74 भूमि मुआवजा घोटाले में आईएएस पंकज पांडे को गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। निलंबित आईएएस पंकज पांडे ने हाईकोर्ट में कल अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज हाईकोर्ट की एकल पीठ सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि NH घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने आईएएस पंकज पांडे को आरोपी बनाया था, जिसके बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अब उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। टिहरी से केदारनाथ के लिए निकले ट्रैकिंग दल का पता चल गया है। रेस्क्यू टीम को टिहरी के गंगी के पास सभी सदस्य मिले हैं। ट्रैकिंग दल के सभी सदस्य आज पहुंचेंगे घुत्तू। सभी सदस्यों ने रात्रि विश्राम गंगी में ही किया है। आपको बता दें कि IIT रुड़की के 19 छात्र दल में शामिल थे। 5 अन्य लोगों के साथ 24 सदस्यीय दल ट्रैकिंग पर निकला था। तो यहां पर सभी सुरक्षित हैं। सभी सदस्यों ने रात्रि विश्राम गंगे में ही किया है। ये जानकारी इस वक्त आ रही है। IIT रुड़की के ट्रैकिंग दल का पता चल गया है। पहले इस तरह की जानकारी सामने आई थी कि लोग लापता हैं। 24 सदस्यीय दल में IIT के 19 छात्र भी शामिल। टिहरी से केदारनाथ के लिए दल निकला था। ट्रैकिंग दल के सभी सदस्य आज पहुंचेंगे घुत्तू। अगर शराब पीने के बाद रेल यात्रा करते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि आपको न सिर्फ जुर्माना भरना पड़ सकता है बल्कि जेल भी जा सकते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रेल में भीख मांगने और शराब पीकर यात्रा पर पाबंदी लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि शराब पीकर कोई पकड़ा गया तो उसका टिकट रद्द करने के साथ उसे कोच से बाहर कर दें। कोर्ट ने रेलवे के अधिकारियों को कहा है कि प्लेटफॉर्म पर गंदगी फैलाने पर 5,000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं। रेलवे को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि वेटिंग रूम, बाथरूम साफ सुथरा रखें। अदालत ने रेलवे मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि राज्य के सभी रेलवे स्टेशनों का औचक निरीक्षण भी किया जाए। महत्वपूर्ण आदेश न्यायालय ने दिया है कि रेलवे स्टेशनों पर, प्लेटफॉर्म पर और जो ट्रेन के अंदर जो भिखारी जो भीख मांगते हैं और जो लोग थूकते हैं इधर उधर, साथ ही साथ जो लोग शराब पीकर यात्रा करते हैं, उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। और रेलवे मजिस्ट्रेट को ये कहा है कि हर 2 दिन बाद अचानक जो है निरीक्षण करें जो भी लोग पाए जाते हैं इस तरह के। इंतजार और कठोर परिश्रम के बाद एक ट्रैकिंग दल ने शिवलिंग पीक की परिक्रमा पूरी की। इस दौरान दल ने नए हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग रूट को खोज निकाला है। 11 दिन के अभियान में दल ने गंगोत्री पर्वत श्रृंखला के अनछुए हिस्से को कई नए पड़ाव भी ढूंढ निकाले हैं। क्या कुछ है इसमें, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। पर्वत श्रृंखला की नैसर्गिक सुंदरता ने विष्णु समेवाल को ऐसा आकर्षित किया कि अपने दल के साथ इसकी परिक्रमा पर निकल पड़े। अपने 11 दिन के अभियान में इस दल ने शिवलिंग पीक की चढ़ाई पर एक नया रूट खोज निकाला। साथ ही कई अनछुए हिस्से पर भी पताका फहरा दी। मेन कैलाश मानसरोवर की यात्रा के तर्ज पे खोलने की कोशिश की है। इसके लिए 7-8 साल से मेहनत चल रही थी रूट ओपन की, जो इस बार सक्सेसफुल रही है। हम 4 मेंबर थे, हमारे साथ 8 सपोर्टर लोग थे और इसकी जो स्टार्टिंग थी वो 15 सितंबर से हमारा 30 सितंबर के लिए रखी थी, लेकिन हम लोगों का 11 दिन में ये कंप्लीट रहा है। इस परिक्रमा में अगर आप जाएंगे तो आध्यात्म, योगा, मेडिटेशन से ऊपर की जो फीलिंग है वो आपको इसमें महसूस होगी। ट्रैकिंग के दौरान पर्वतारोहियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगातार 82 घंटों तक भारी बर्फबारी होती रही। 3 दिनों तक दल बर्फबारी के बीच फंसा रहा, लेकिन दृढ़ संकल्प के आगे सभी मुश्किलों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। प्रोग्राम में ये गंगोत्री से भुजवासा जाना पड़ता है पहले दिन। दूसरे दिन भुजवासा से खड़ा पत्थर है जिसकी हाइट है 4,300 मीटर के आसपास, और वहाँ से जब हम आगे वाले कैंप में जाते हैं उसकी 4,500 मीटर की हाइट है। जो नई कैंप साइड खोली है हमने वो 4,700 मीटर, 4,800-900 मीटर के आसपास है। और जो मेन पास है कीर्ति ग्लेशियर टू जो मेरू ग्लेशियर की जो क्रॉसिंग पास है, उस पास की जो मेन कंटूर मैंने रीडिंग की और वहाँ पे मेरे पास GPS रीडिंग है वो 5,700 मीटर की है। तो मैंने जो दोनों साइड से जो कंप्लीट परिक्रमा की है वो 5,600 मीटर की है। दल के सदस्यों की माने तो कैलाश मानसरोवर की तर्ज पर यहाँ भी यात्रा संचालित की जा सकती है, लेकिन जरूरत है बुलंद हौसले की।
पर्वतारोहियों के इस जज्बे को विश्व पर्यटक दिवस पर न्यूज 18 सलाम करता है। न्यूज 18 के लिए उत्तरकाशी से जगमोहन सिंह चौहान की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अक्टूबर माह में होने वाले इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आह्वान पर उत्तराखंड में निवेश के लिए निवेशक अपनी रुचि दिखा रहे हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 50,000 करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। अडानी ग्रुप के गौतम अडानी ने भी कई सेक्टरों में इन्वेस्ट करने की इच्छा जताई है। सीएम ने कहा है कि रोपवेज में अच्छा इन्वेस्ट आया है। मसूरी, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और नीलकुंड के लिए कई लोगों ने अपनी इच्छा जताई है। ऑर्गेनिक और हर्बल उत्पाद के लिए भी कई लोगों ने एमओयू साइन किए हैं। होटल्स और रिसोर्ट के लिए भी लोगों ने अप्लाई किया है। इन्वेस्टमेंट आया है, रोपवेज में काफ़ी लोगों ने रुचि दिखाई है। मसूरी के लिए हो, चाहे केदारनाथ जी के लिए हो, उधर हेमकुंड साहब के लिए हो, नीलकंठ के लिए हो, ऐसे अनेक लोगों ने उसमें अपनी इच्छा प्रकट की है। ऑर्गेनिक और हर्बल उत्पाद में या एरोमेटिक्स में लोगों ने एमओयू साइन किए हैं। एथनॉल के लिए भी कुछ लोगों ने अप्लाई किया है। होटल्स के लिए, रिजॉर्ट्स के लिए भी लोग आगे आए हैं। प्राकृतिक और जैविक संसाधनों का उपयोग करने वाले व्यवसायिक कंपनियों पर सूबे में अब नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटियों का प्रयोग व्यवसायिक कंपनियां अपने उत्पाद के लिए करती हैं, लेकिन इसका लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल पा रहा है। उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड ने प्राकृतिक संपदा को इस्तेमाल करने वाली सूबे की 1250 कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये कंपनियां अपने उत्पाद के लिए देवभूमि के जैविक संसाधनों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन स्थानीय लोगों तक इसका फायदा नहीं पहुंच पाता। अब जब ये कोई इंडस्ट्री या यूजर जब इस बायो रिसोर्स को ले जाके जब उसका वो इस्तेमाल करता है, 1 साल के बाद जब उसको वो बेचता है प्रोडक्ट बना के अपना, तो उसमें जो उसने पैसा कमाया है उसका अब एक भारत सरकार की जो गाइडलाइंस, कानूनन गाइडलाइन जारी हुई है, उसके अंतर्गत उसको शेयरिंग करनी है, अपने जो बेनिफिट, अपनी जो कमाई है। कंपनियों को नोटिस जारी करने के बाद महज 70 कंपनियों ने स्थानीय लोगों का तय किया गया हिस्सा विभाग को सौंपा है, लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। विभाग के पास पहुंचे पैसों के लिए अब तक किसी ने दावेदारी नहीं की है। ये पैसा हम देना चाहते हैं काश्तकारों को, गांव वालों को। अगर कोई हमसे प्रोजेक्ट लेके आ जाए, कोई प्रस्ताव लेके आ जाए कि साहब हमारे गांव में ये होता है, इसका विद्रोह हो रहा है और हम इसको देखरेख करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट लेके आ जाए, तो वो बीएमसी जो बनता है, गांव में जो जैविकता प्रबंधन समिति बनते हैं, उसके माध्यम से अगर कोई प्रस्ताव दे दे तो हम इसको यहाँ से फाइनेंस कर दें। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि संपर्क करने का, लेकिन हो नहीं पा रहा है अभी तक। 70 औद्योगिक कंपनियों से मिला लाभांश का आंकड़ा 2 करोड़ 30 लाख तक पहुंच गया है। विभाग ने भविष्य में ये राशि कई गुना तक बढ़ने की उम्मीद जताई है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।